नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। सर्दी की बारिश गेहूं की फसल के लिए अमृत, लेकिन रहें सावधान। देश में घटेगा चीनी उत्पादन, लेकिन उत्तर प्रदेश बनेगा सबसे बड़ा उत्पादक। सेहत के लिए मुफीद होने के बावजूद घट रही अलसी की खेती। 31 जनवरी को लगेगा सीमैप में किसान मेला। और जड़ी बूटी की खेती बढ़ाएगी किसानों की आमदनी। अब कृषि समाचार विस्तार से। मौसम ने फिर करवट ली है। देश के कई इलाकों में बारिश हुई है तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और हरियाणा के हिसार में बड़े बड़े ओले पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद पारा लुढ़क गया है। सर्दी के मौसम में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हुई। कानपुर के मैथा ब्लॉक में बड़े बड़े ओले भी पड़े। इस बारिश से गेहूं, चना, मटर, अरहर समेत रबी की दूसरी तमाम फसलों को फायदा हो सकता है। हालांकि यह बारिश आलू की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। बारिश का सिलसिला पंजाब और हरियाणा में भी चला। हरियाणा में हिसार समेत कई जगहों पर ओले पड़े। गेहूं में इस वक्त कल्ले निकलने का समय है तो इस बारिश से गेहूं की फसल को बहुत फायदा होगा। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने चालू वर्ष के लिए चीनी उत्पादन के अनुमान को 9% घटाकर 2.13 करोड़ टन किया है। मौसम और कम बारिश के चलते देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन में गिरावट की आशंका है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने अपने पहले अनुमान में चालू विपणन वर्ष 2016-17 में 2.34 करोड़ टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया था। पिछले वर्ष इसी समय में उत्पादन 2.51 करोड़ टन का था। तिलहन की प्रमुख व्यावसायिक फसल अलसी यानी तीसी की खेती उत्तर प्रदेश में लगातार घट रही है। रबी मौसम की प्रमुख फसल अलसी का प्रदेश में जहां बुआई का रकबा घट रहा है, वहीं इसकी पैदावार भी लगातार घट रही है। स्थिति यह है कि इस बार प्रदेश के 17 मंडलों में से 6 मंडलों में इसकी बुआई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से रबी सीजन की विभिन्न फसलों की अभी तक के बुआई के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल में अलसी की बुआई नहीं हुई है। जिन 10 मंडलों में अलसी की बुआई हुई है उसमें सबसे ज्यादा 15.66 हजार हेक्टेयर में अलसी की बुआई मिर्जापुर मंडल में हुई है। अलसी की बुआई में दूसरे स्थान पर चित्रकूट मंडल है, जहां पर 14.591 हजार हेक्टेयर में अलसी की बुआई हुई है। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो इस बार प्रदेश में 38.223 हजार हेक्टेयर में अलसी की बुआई हो चुकी है। पूरे देश में अलसी की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी 31 जनवरी को सीमैप द्वारा विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के करीब हजारों किसान इस मेले में शामिल होंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर पंजाब सिंह, डॉक्टर कलाम के मिसाइल प्रोजेक्ट में सहभागी रहे प्रोफेसर अरुण तिवारी और प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त प्रदीप भटनागर शामिल होंगे। इस बार का आकर्षण CSIR की 12 प्रयोगशालाएं हैं, जहां किसानों और गांव के लिए उपयोगी कामों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को नई तकनीक का प्रदर्शन, बीज, पौधे सामग्री, प्रकाशन की बिक्री भी की जाएगी। साथ ही वर्मी कंपोस्ट के निर्माण का सजीव प्रदर्शन होगा। दिन भर चलने वाले समारोह में औषधीय और सगंध पौधों पर उत्पादन से बाजार तक परिचर्चा और गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। देश में बड़े पैमाने पर फूलों और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित एरोमा मिशन जल्द जमीन पर उतरेगा। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई सीमैप करेगी। मिशन के तहत किसानों को सगंध और औषधीय गुणों वाले पौधों की खेती के लिए बीज, तकनीक और बाजार मुहैया कराए जाएंगे। सगंध और औषधीय खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। उन्हें कम क्षेत्र और कम लागत में ज्यादा लाभ मिल रहा है। वे ऐसी ऊसर बंजर जमीन पर भी खेती कर पा रहे हैं जिस पर खेती संभव नहीं थी। मिशन एरोमा के तहत इसे और बढ़ाया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक SP जोशी ने आम की अच्छी उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए बागवानों को इस महीने गुजिया, भुनका, शूट गाल मेकर, मिज कीट तथा खर्रा एवं गुमका रोग से बचने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा कि इन दिनों गुजिया कीट के शिशु जमीन से निकलकर पेड़ों पर चढ़ते हैं और मुलायम पत्तियों, मंजरियों और फलों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बागों की गहरी जुताई करें। साथ ही शिशु कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए जमीन से 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 400 गेज की पॉलीथीन शीट की 50 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को तने के चारों ओर लपेटकर सुतली से बांध दें और इस पर ग्रीस लगा दें, जिससे कीट पेड़ों के ऊपर ना चढ़ पाएं। भुनका एवं मिज कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट या क्लोरपाइरिफास की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। शूट गाल मेकर के लक्षण दिखाई देने पर जिन टहनियों में शंकुआकार नुकीली गांठें दिखाई दें, उन प्रभावित भाग को काट कर जला दें। खरा रोग से बचाव के लिए ट्राइडोमार्फ 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 1875 रुपए, कानपुर की मंडी में 1900 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1910 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ में 2200 रुपए, कानपुर में 2300 रुपए, सीतापुर में 2270 रुपए और रायबरेली में 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द लखनऊ में 7300 रुपए, कानपुर में 7600 रुपए, सीतापुर में 7750 रुपए और रायबरेली में 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर अरहर के औसत भावों की करें तो लखनऊ में 6400 रुपए, कानपुर में 6600 रुपए, सीतापुर में 6550 रुपए और रायबरेली में 6370 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर आलू की औसत कीमतों पर। लखनऊ में 560 रुपए, कानपुर में 490 रुपए, सीतापुर में 560 रुपए और रायबरेली में 580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 900 रुपए, कानपुर में 925 रुपए, सीतापुर में 950 रुपए और रायबरेली में 930 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर टमाटर की औसत कीमतों पर। लखनऊ में 670 रुपए, कानपुर में 720 रुपए, सीतापुर में 700 रुपए और रायबरेली में 750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 850 रुपए, कानपुर में 920 रुपए, सीतापुर में 830 रुपए और रायबरेली में 880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जिस तरह का मौसम चल रहा है, हम लोग अपने आप को बचाने के लिए कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, बंद कमरे में रहते हैं कि हवा ना आने पाए। इसी तरह हमारे पशुओं को भी जब तापमान गिरता है, जाड़ा अधिक होता है, तो उनसे नुकसान होता है। आवश्यकता यह है कि उससे सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश वार्ष्णेय जी। आप हैं निदेशक पशुपालन। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह का मौसम है, कहीं पारा जो है तापमान माइनस में है, कहीं 5 डिग्री है, कहीं 7 डिग्री, कहीं 3 डिग्री है, इतना मौसम में जो है नमी भी है, तापमान भी गिरा हुआ है। ऐसे में हमारे पशुओं को रखा कैसे जाए? खुले में कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग अंदर रखते हैं, सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए उमेश जी, जैसा कि पशुओं को जहाँ तक आपने रखने का सवाल पूछा, उनका किस तरह इस मौसम में रखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है जरूर कि अगर उनका रखरखाव ठीक नहीं होगा तो उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा, पशुपालकों को। इसके लिए हमारे फंडा है फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट एंड डिजीज कंट्रोल, 4 अंग होते हैं। जी जी। तो हमारा सबसे पहला अंग जो है, जैसे उसके रख रखाव पर है, मैनेजमेंट पर हम कैसे रखें। तो रखने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है सर्दियों के मौसम में हम
ऐसे स्थान पर पशुओं को रखा जाए जहां पर उनको ज्यादा ठंड ना लगे। अगर ज्यादा ठंड लगेगी तो उनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा और उसके पशुओं की बीमार भी हो सकता मतलब है। ठंड से बचाने की जरूरत है। तो हमेशा जब रखने के स्थान ज्यादातर जो देहात में लोग उसको ऐसा अपना वो बना लेते हैं, गौशाला टाइप का बना लेते हैं, जिसमें 4 फीट की दीवार पर 8 फीट के खंबे लगा देते हैं, फिर उस पर सीट लगा देते हैं एस्बेस्टस। तो इस तरह के बनाए जाने चाहिए। दूसरी चीज ये है, जहां पर जाली वगैरह लगाते हैं पीछे, तो उस पर कुछ ऐसा टाट की पट्टी वगैरह जरूर डाल देना चाहिए जिससे ठंड अंदर ना आए। और जो नीचे की जो वो होती है धरातल, वो पक्की होनी चाहिए और ढालू होनी चाहिए। ढालू का मतलब ये है कि अगर वो मलमूत्र करता है पेशाब कोई भी पशु, तो उसका सीधे सीधे नीचे आकर के नाली में निकल जाना चाहिए। अगर वो पशु बैठेगा तो उसके थनों में वो गंदगी लगेगी और उसको किसी भी प्रकार की संक्रमण हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हम उन पशुओं को जहां रख रहे हैं बाकायदे उनको सुरक्षित होना चाहिए। और एक और चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पर जो कंडी या धुनी जरूर जला देना चाहिए, जिससे किसी प्रकार के मच्छर मक्खी ना हो। अगर मच्छर मक्खी उस पशुओं पर लग जाएंगे तो उनको काटने से तमाम जो रक्त की बीमारी होती है वो भी उसमें संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर तो उसको बचाने के लिए 2 चीजें बहुत अच्छी बताई। एक तो गीला नीचे ना हो जी, और गंदगी ना हो, बिल्कुल, और हवा ना आने पाए, उनको ढक देना चाहिए, जाली हो, बिल्कुल। और तीसरा ये जो धुआं कर दें जिससे कीड़े ना लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास केवल खरफूस के छप्पर होते हैं, टीन शेड नहीं होता है, पूरा गौशाला नहीं बना पाते हैं, 1 या 2 जानवर रखते हैं, पूरा प्रॉपर नहीं होता है, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मेरा मतलब यह है कि उनको बचाने के लिए हमको ऐसी स्थान जहां भी आप उसको चुनते हैं तो उनको ठंड से बचाने के लिए लोग कंबल डाल देते हैं, कोई टाट की पट्टी डाल देता है, कोई किसी प्रकार का जो भी आपके पास ऐसा रोकने का साधन है ठंड को रोकने का, वो लगाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले उनको ठंड से बचाव करना चाहिए, रख रखाव उसका सही होना चाहिए और उसको जो जल दें वो थोड़ा गर्म करके दें, साफ जल दें। गंदी का कोई नाला तालाब वगैरह का पानी नहीं होना चाहिए, जिससे अगर तालाब वगैरह का पानी होता है तो उसमें तमाम गंदगी होती है और कीट वगैरह अंदर चले जाते हैं, वो ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इससे एक बात तो निश्चित हो गई, जो लोग जिनकी ये धारणा ये मानते हैं कि अरे भाई जानवरों को इतनी ठंड नहीं लगती और ठंड में उनको ऐसे बांधे रखते हैं, तो ये निश्चित है कि उनको नुकसान होता है और ठंड लगती है, उनको भी ढक के रखना चाहिए। उनको ढक के रखना चाहिए। और हमारे जो गौवंशी पशु हैं उनको तो बाकायदे उस पर कुछ ना कुछ कंबल वगैरह डाल दिया जाना चाहिए, जिससे ठंड उनको ज्यादा लगती है। और जो हमारे भैंसवंशी पशु हैं, भैंस वगैरह हैं, उनका जैसे शरीर काला होता है तो उनको ठंड कम लगती है उनकी अपेक्षा। तो इसको हम जाड़ों में भैंसों को तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कोई पानी से उसको खूब अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए उनके पूरे शरीर को, जिससे गंदगी ना हो। और उनको कंबल, जो गाय है उनको कंबल रखना चाहिए, क्योंकि ये नियम है, आप जितनी जो काला कोट पहनता है उसको ठंड कम लगती है, भैंस वगैरह का है। तो ये इन दोनों में विशेष ध्यान दीजिए। मतलब ज्यादा आवश्यकता है गाय जो वंश की गौवंशी पशु हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है और ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात क्लियर होगी, रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे मौसम में। दूसरा जो सबसे प्रमुख बिंदु है, जो भोजन, आपने पानी से प्रारंभ किया है जी सर, भोजन में क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए, भोजन में बदलाव लाने के लिए जरूरी होता है कि हमें भोजन कैसा दिया जाना चाहिए। भोजन में उसके 3 तत्व बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक तो उसको भूसा की मात्रा 5 किलो से 10 किलोग्राम तक भूसा दिया जाना चाहिए। 2 कुंटल का अगर पशु है तो उसको 5 किलोग्राम, और 10 कुंटल का अगर पशु है तो उस 4 कुंटल का है तो करीब 10 किलोग्राम भूसा उसको पर्याप्त होता है, लेकिन उनको 2 बार में दिया जाना चाहिए, भूगो कर दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज उसको दी जानी चाहिए कंसंट्रेट राशन। कंसंट्रेट राशन जो होता है वो उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। उसमें 3 चीजें होती हैं कंसंट्रेट राशन में। एक चोकर होता है 50%, 25% चूनी होती है और 25% खली होती है। ये बना बनाया राशन भी आता है, मार्केट से लिया जाता है। तो ये राशन जो दिया जाता है, ये 1 किलोग्राम जो राशन तो उस पशु को हमेशा दिया जाना चाहिए। जो पशु कभी मतलब अगर दूध देता भी नहीं है, केवल मेंटेनेंस राशन, जीवन निर्वाह के लिए दिया जाना चाहिए। बाकी 400 ग्राम जो कंसंट्रेट राशन है प्रति लीटर पशु के दूध उत्पादन में दिया जाना चाहिए। अगर पशु मान लीजिए 10 लीटर दूध देता है तो 4 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम यानी 5 किलोग्राम तक कंसंट्रेट राशन दिया जाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है, कंसंट्रेट राशन
बना बनाया भी आता है, जिसमें ये अगर आप नहीं मंगा मतलब उसको बनाना, मतलब डॉक्टर साहब आप कह रहे थे जो 10 किलो दूध देने वाली गाय या भैंस है जी, उसको 5 किलो राशन जिसमें चोकर चूनी खली होती है वो देना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। और उसमें ये जरूरी है कि जैसे जाड़ों का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाना चाहिए, थोड़ा नमक थोड़ा सा डाल देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर्स वगैरह, जिससे उसकी क्या है कि जाड़ों में थोड़ा सा उसको अच्छा पौष्टिक भी होता है। और कुछ लोग तेल भी दे देते हैं। तेल नहीं, तेल तो इसलिए दिया जाता है कि कोई भी चीज है वो लुब्रिकेशन के लिए दिया जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तेल का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, अंदर किसी प्रकार का कोई जैसे गैस बनती है या कोई बात है उसके लिए दिया जाता है। तो राशन का एक मात्रा ये होनी चाहिए, भूसा होना चाहिए, दूसरा कंसंट्रेट राशन होना चाहिए, तीसरी जो चीज मैंने बताई वो हरा चारे की होती है। 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक हरा चारा दिया जाता है, वो उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है। जो भी उस समय उपलब्ध है हरा चारा वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये तो राशन का वो हो गई। इसके बाद जब आपने अच्छा राशन दिया उसके बाद ये देखा जाता है कि उसकी प्रजनन क्षमता भी सही होनी चाहिए। तीसरा जो मुख्य बिंदु है प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता के लिए अगर की बात करेंगे, थोड़ा इसमें एक चीज छूट रही है कि ये हमने भोजन तैयार कर लिया, लेकिन देने के 24 घंटे में किस किस समय दिया जाए, कितनी कितनी मात्रा में, उसी पूरी मात्रा को कितने भागों में डिवाइड करें। इसको भोजन जो दिया जाता है वो पूरे दिन में 2 बार दिया जाता है जी। एक तो सुबेरे के टाइम में 8 बजे तक दे दीजिए जी। जो मैंने बताया कि भूसा दिया जाए तो उसको गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो कर दिया जाना चाहिए जी। बाकी कंसंट्रेट राशन दिया जाना चाहिए, हरा चारा दिया जाना चाहिए। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में दिया जाना चाहिए, शाम को 4 से 5 के बीच में दिया जाना चाहिए। 2 बार में पूरा 2 बार दिया जाना चाहिए, जिससे उसका एक बैलेंस बना रहे। तो ये अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि जो शाम को दिया, कुछ खाया, कुछ बच गया, सुबह उसी में उसको खिला दिया। सुबह दिया जा सकता है। नहीं, वही गीला दे सकते हैं क्या? गीला राशन को खूब अच्छी तरह से उसको रख लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए, सुखा करके उसमें मिक्स करके दिया जा सकता है। अच्छा, पानी में यही है कि नाद में भर दिया, उसी में सुबह पिया, उसी में ठंडा हो गया, शाम को पी रहे। हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी चीज गंदगी ना हो। अगर कोई चीज गंदी हो गई है उसको दोबारा दिया जाना चाहिए, उसको साफ करके दिया जाना चाहिए। नियम यह है कि गंदी चीज नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। गंदी चीज अगर पेट में जाएगी तो उसको किसी प्रकार का रोग पैदा कर सकती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप प्रजनन के बारे में सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पशु जब भी इसकी हम बात करते हैं तो उसको ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रजनन के लिए सही समय पर उसको पशु हमारा गर्मी पे आ जाए जी। तो सही समय पे गर्मी पे आने के लिए क्या है, जब आपने अच्छा चारा दिया उसको, वो सारी चीजें दी जैसे मैंने बताया, तो उसको सही समय पे गर्मी पे आ सकता है। अगर फिर भी कमी है तो ये बात ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि पेट के कीड़े की दवा वो हर 3 महीने पे पशु को दिया जाना चाहिए। दूसरी, मिनरल मिक्सचर की मात्रा उसको लगातार दिया जाना चाहिए। तो एक तरीके से हमारे यहाँ ये व्यवस्था है हर पशु चिकित्सालय पर कि अगर कोई पशु गर्मी पर नहीं आता है तो उसके लिए कैंप लगाए जाते हैं, और कैंप लगा करके महीने में किसी भी गांव पर जाकर कैंप लगाया जाता है। हर पशु चिकित्सालय पर गांव निर्धारित होती है महीने में, उस पर कैंप लगाया जाता है। तो उसमें अगर पशु गर्मी पे नहीं आता है तो कुछ उपचार किया जाता है। अगर उसकी बच्चेदानी वगैरह में कोई गंदी वो है परेशानी तो उसके लिए इलाज किया जाता है। बाकी इसके कुछ जो सप्लीमेंट है वो तो आप अपने हिसाब से दिए ही जाने चाहिए। ये भी बात हो सकती है कि भाई जो पशु गर्मी पे नहीं आता हो उसका बच्चेदानी में पूरा डेवलपमेंट ना हुआ हो, विकास ना हुआ हो, या उसके अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो, पस हो उसके अंदर, तो हमारे पशु चिकित्सालय सभी पशु चिकित्सालयों पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। देखिए, पशुओं को ज्यादातर कोशिश की जाती है कि हम उनको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ही गर्भित करें। इससे क्या होता है, जो साड़ों से नेचुरल होता है, प्राकृतिक गर्भाधान होता है, उससे एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई बीमारी है उस पशु में जो प्राकृतिक में, तो एक तो उससे बचाव हो जाता है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। दूसरी ये भी चीज है कि कोई भी चीज सही समय से गर्मी पर अगर आया है तो हम उसको सही समय पे बढ़िया अच्छी क्वालिटी का जो वो होता है वीर्य स्ट्रॉ होता है, उसके द्वारा हम पशु को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से करते हैं। अच्छे नस्ल के पशुओं का उसका किया जाता है। तो अच्छे नस्ल पशु आगे आते हैं तो दूध अधिक भी देते हैं। तो अधिक दूध भी देते हैं। उससे सबसे बड़ी चीज ये, एक तो नस्ल का सुधार होता है उसका, दूसरी चीज ये है उसमें दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है। तो कृत्रिम गर्भाधान करने से हमारे 2 मुख्य फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, दूसरा उसका नस्ल सुधार होता है। दुग्ध उत्पादन तो इसलिए बढ़ता है कि जैसे सब मान लीजिए एक आपकी कोई गाय है,
हरियाणा गाय है, ये देसी नस्ल की गाय, हम आप अच्छे नस्ल की किसी जो सांड होता है, जो अच्छे नस्ल का सांड होता है, उसके स्टॉस से अगर उसका हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जिसका मान लीजिए डैम सील्ड 30 लीटर है और जो हमारी देसी गाय है उसकी केवल 5 लीटर है, तो क्या है, जब बछिया पैदा होगी तो उससे करने से 30 और 5 का मतलब 35, 17.5 लीटर दूध उत्पादन की बछिया पैदा होगी। इसलिए इसके एक फायदे हैं। तो चाहिए किसानों को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से कराना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान की बात होगी डॉक्टर साहब, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत नुकसान पहुंचाता है, बीमारियां। जी, वर्तमान मौसम को देखते हुए कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो लग सकती हैं और उनसे बचा कैसे जाए? देखिए, ऐसा है, इस समय हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि हमको पशुओं को रोग नियंत्रण करना चाहिए जी। जो हमारा चौथा मुख्य बिंदु है वो इसी चीज के लिए है कि रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण में क्या है, जैसे हम रेगुलर टीकाकरण का कार्य करते हैं जी। टीकाकरण का कार्य हमारा चलता है जो हमारे विभाग से होता है। वर्ष में 2 बार खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण होता है। जनवरी फरवरी इधर होता है और मार्च के बीच, दूसरा सितंबर अक्टूबर में होता है। तो वर्ष में 2 बार तो हमारे किसान भाइयों को टीकाकरण, जो कि बाकायदे निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है पूरे प्रदेश में, तो ये सभी को लगवाना चाहिए। गर्मी शुरू होने के पहले, जाड़ा शुरू होने के पहले, बिल्कुल उसको लगाया जाना चाहिए। दूसरा एक गला घोटू का टीकाकरण होता है। तो गला घोटू का टीकाकरण जो लगाया जाता है वो हमें जैसे ही बरसात होती है उससे पहले हम शुरू करा देते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात आपको बता दें कि वास्तव में पशुओं को जो बीमारी होती है, उन बीमारियों के विषय में भी लोगों को जानने की जरूरत होती है। बिल्कुल। हम मुख्यतः हम बताएंगे कि हमारी 3 तरह की बीमारी होती है पशुओं में। एक तो जो होती हैं जो कीटाणुओं से, उससे होती है जो बैक्टीरिया होता है। दूसरी होती है विषाणुओं से जो वायरस होता है। और तीसरी एक ऐसी होती है मेटाबॉलिक डिजीजेज, जिनको कहते हैं वो किसी नहीं, जो केवल हार्मोन या अंदर तत्वों की कमी से होता है। तो हम जो है, जो हमारी जीवाणुओं से होती है, जो जीवाणुओं वाली जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है, जिसमें मुख्य बीमारी होती है गला घोटू, और एक होता है लगड़िया बुखार। दूसरी आप देखिए थनैला रोग, टिटनस रोग, एंथ्रेक्स। ये 5 बीमारी ऐसी हैं जो वास्तविक रूप से हमारी जीवाणुओं से होती है, जो बैक्टीरिया से होती है। तो जीवाणुओं की सबसे मुख्य बीमारी जो हमारी गला घोटू की बीमारी है, उसमें आप देखिए ज्यादातर जो बीमारी होती है हमारी महर्षवंशी पशुओं में ज्यादा होती है। आप भैंसों में और पड़वा पड़ियों में ज्यादा देखेंगे 95%, और 5% गौवंशी पशुओं को होती है। तो इन पशुओं की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोग 4-4, 5-5 पशु जो रखते हैं, एक पशु की कीमत बहुत होती है। आज भैंस की कीमत 1-1 लाख रुपए तक होती है। बहुत कीमत, बहुत नुकसान भी हो जाता है। नुकसान भी होता है। कैसे इससे बचें इस बीमारी से? सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताई उमेश जी, कि इसके वर्ष में 2 बार टीकाकरण कराया जाता है। तो हमारे जो पशु चिकित्सालय से संपर्क करके पशु चिकित्साधिकारियों से आप टीकाकरण हर पशु का कराएंगे वर्ष में 2 बार। टीकाकरण कराएं तो इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में बात तो हो सकती है, लेकिन हमारे घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बढ़िया उपाय है कि जो भी बीमारियां हैं, इन सब के टीके उपलब्ध हैं और समय समय पर लगाए जाते हैं। आप किसी भी बीमारी से बाद में पछताने के बजाय पहले ही जाके अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा लें, जिससे कभी अपने पशुओं से जो नुकसान होता है वो आपको ना उठाना पड़े। हमें आशा है हमारे कार्यक्रम द्वारा जो जानकारी मिली है इसे अपनाकर लाभ उठाएंगे। नमस्कार।